व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग बिजनेस स्टडीज के 7th और 8th चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। बहुत ध्यान से देखना है और बताना है आपके आउट ऑफ 30 कितने क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जल्दी से शुरू करते हैं और कुछ एमसीक्यूज समाप्त करते हैं। लेट्स बिगिन। आइए बच्चों, शुरू करते हैं हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। इट रेफर्स टू द ड्राइव टू बिकम व्हाट वन इज केपेबल ऑफ बिकमिंग। एक इंसान जो केपेबल है, यानी अपने एक्चुअलाइजेशन पे पहुंचना, अपना जो वो बन सकता है वहां पे पहुंच जाना, इसको क्या बोलते हैं? कौन सी नीड्स हैं ये? एफिलिएशन है, सिक्योरिटी है, एस्टीम है या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है? इसका आंसर बनेगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। ठीक है, एफिलिएशन में तो अपनापन होता है, फैमिली होती है, लव होता है। सिक्योरिटी में सेफ्टी सिक्योरिटी, भविष्य के बारे में हम इंश्योरेंस की बात करते हैं, जॉब सिक्योरिटी की बात करते हैं। एस्टीम में स्टेटस की बात करते हैं, राइट। चलो मैच द फॉलोइंग, आ जाओ जल्दी से मैच करते हैं। बच्चों जब हम मैच करेंगे ना तो हमको पता होना चाहिए सबसे पहले कि बेसिक नीड्स कौन सी हैं। बेसिक नीड्स हैं ये हंगर, तो थर्ड का ए, यहां पे ट्रिक लगाना। देखो थर्ड का डी खत्म, थर्ड का बी खत्म, थर्ड का डी खत्म, थर्ड का ए, ये रहा सी आंसर। खत्म हो गया बच्चों, ठीक है या नहीं है? ज्यादा सोचना ही नहीं है। मैच वाले में आप एक मिला लो, टाइम बचेगा, सारे मत मिलाने बैठ जाना। ओके डन है सर। आगे चलते हैं, फिर से मैच द फॉलोइंग। आ जाओ जरा फटाफट से मैच करके चलते हैं। रिवॉर्डिंग एन एम्प्लॉई फॉर गिविंग वैल्यूएबल सजेशन। एक एम्प्लॉई ने अच्छा सजेशन दिया और हम उसको रिवॉर्ड कर रहे हैं, तो यह एडवांसमेंट तो नहीं है, जॉब सिक्योरिटी भी नहीं है, एम्प्लॉई एम्पावरमेंट है, या वो एम्प्लॉई रिकॉग्निशन है। एम्प्लॉई रिकॉग्निशन है बेटा, आप रिवॉर्ड दे रहे हो तो रिकॉग्नाइज कर रहे हो उसको, है ना। तो 1 का बी चेक करो किसके अंदर है, 1 का सी, 1 का डी। अब देखो दोनों में है 1 का बी, तो इन दोनों में से कोई एक होगा। चलो दूसरा देख लेते हैं। Appropriate skill development programs and sound promotion policy। स्किल डेवलपमेंट करना और टाइम टू टाइम प्रमोशन करना, ये तो बच्चों करियर एडवांसमेंट है ना। ये तो करियर एडवांसमेंट है बच्चों। तो 2 का ए किसमें दिया हुआ है? 2 का ए सर इसमें दिया हुआ है, ये गलत हो गया, तो सी पार्ट इसका आंसर बन जाएगा। थर्ड का क्या बन गया? सी। ठीक है जी, बढ़िया सर। अगला देखो, नेक्स्ट चेक करो। A good leader can always identify the potential of employees and motivate them to extract work up to their full potential। बिल्कुल सही बात है। Importance of one of the function of management है यहाँ पे, identify the point of importance। एक अच्छा लीडर अपने सबॉर्डिनेट का बेस्ट प्रोड्यूस करता है उसके अंदर से, जैसे एक अच्छा टीचर अपने स्टूडेंट्स का बेस्ट निकाल के देता है। तो ये कौन सा इंपॉर्टेंस है बच्चों? ध्यान से देखो। सबसे पहला, इट हेल्प्स टू इनिशिएट एक्शन। क्या इनिशिएट एक्शन की बात कर रहा है? इट इंटीग्रेट्स एम्प्लॉइज एफर्ट्स, इट गाइड्स एम्प्लॉइज टू फुल्ली रियलाइज देयर पोटेंशियल, इट फैसिलिटेट्स इंट्रोडक्शन ऑफ नीडेड चेंजेस। तो बच्चों देखो सी यहाँ पे हमको डायरेक्टली मिलता हुआ दिख रहा है कि डायरेक्टिंग हेल्प एम्प्लॉइज टू फुल्ली रियलाइज देयर पोटेंशियल। आप खुद को पहचानो और अपना बेस्ट दो। ठीक हो गया, डन है सर, ये भी डन है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। एकता हैज बीन awarded as the employee of the month award। employee of the month बच्चों, employee of the month, employee of the year, ये सब रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स में जाता है। तो देखो क्या, एम्प्लॉय रिकॉग्निशन, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, एम्पावरमेंट, क्लाइमेट, रिकॉग्निशन। ए पार्ट इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, परफेक्ट। पार्टिसिपेशन का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करना, एम्पावरमेंट का मतलब होता है पावर्स देना, और क्लाइमेट का मतलब होता है आसपास अच्छी जगह देना, अच्छा एरिया देना। Identify the point of importance of directing highlighted। Mr. Rajesh, a manager, wants to introduce new system of accounting। Initial resistance था, employees ने मना करा, लेकिन फिर राजेश जी ने पर्पस समझाया, ट्रेनिंग करी, मोटिवेट करा और रिवॉर्ड्स देने शुरू करे। एम्प्लॉइज ने एक्सेप्ट कर लिया। अब बताओ जरा, क्या यहाँ पे इनिशिएट एक्शन की बात हो रही है, इंटीग्रेट्स एम्प्लॉइज एफर्ट्स की बात हो रही है, फुल्ली रियलाइज देयर प्रोडक्शन की बात हो रही है, पोटेंशियल की बात हो रही है, या फिर फैसिलिटेट्स इंट्रोडक्शन ऑफ नीडेड चेंजेस की बात हो रही है? इसी की बात हो रही है बच्चों। फैसिलिटेशन
इंट्रोडक्शन ऑफ नीडेड चेंजेस, यानी जिस चीज की जरूरत है वो लेके आना पड़ेगा। एक अच्छा लीडर, एक अच्छा मैनेजर पूरी कोशिश करता है कि वो इस चीज को इंट्रोड्यूस करा दे। तो डी पार्ट इसका आंसर बन जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्या आ रहा है? शिव हैज रिसेंटली ज्वाइंड एन इंडस्ट्रियल यूनिट मैन्युफैक्चरिंग लो कॉस्ट एलईडी बल्ब्स। उसके 5 वर्कर्स हैं जो उसके अंडर काम कर रहे हैं। वो उनको इंस्ट्रक्शंस देता है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन करता है, उनको ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी देता है वो उनको। ही ऑल्सो एनालाइज, उनके परफॉर्मेंस को एनालाइज भी करता है, फीडबैक भी देता है। द वर्क परफॉर्म्ड बाय शिव मे बी डिस्क्राइब्ड बाय एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। बताओ कौन सा है? क्या वो सुपरविजन कर रहा है, क्या वो मोटिवेशन कर रहा है, क्या वो लीडरशिप कर रहा है, क्या वो कम्युनिकेशन कर रहा है? बच्चों शिव जो है ना, पहली बात उनका सुपीरियर है, उनके ऊपर है, तो वो उनसे बेस्ट निकलवाने की कोशिश कर रहा है, उनको इंस्ट्रक्ट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर रहा है, उसके बाद उनके वर्क को एनालाइज भी कर रहा है, उनको फीडबैक भी दे रहा है। तो बेसिकली शिव क्या कर रहा है? शिव सुपीरियर होने का फर्ज निभा रहा है। तो ये बच्चों सुपरविजन में आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे सुपरविजन कर रहा है वो, यहाँ पे ना वो सिर्फ मोटिवेशन कर रहा, ना वो सिर्फ लीडरशिप कर रहा, ना कम्युनिकेशन कर रहा, वो तो काफी सारी एक्टिविटीज एक साथ कर रहा है। सुपरविजन इसको बोलते हैं, ठीक है। परफेक्ट, डन सर, बढ़िया हो गया। आओ अगले पे चलते हैं। 8th क्या है? राहुल बच्चों सेल्स मैनेजर है और अपना जो टारगेट है, सेल्स टारगेट, उसने अचीव कर लिया 1 महीना पहले ही। क्या बात है। ये अचीवमेंट नोटिस बोर्ड पे दिखाई गई। देखो फिर से उसको रिकॉग्निशन फील होगा या नहीं होगा? उसको सर्टिफिकेट भी मिला। कौन सा इंसेंटिव है? रिकॉग्निशन है बच्चों, ये भी, ठीक है, ये भी रिकॉग्निशन है। नेक्स्ट क्या है? आइडेंटिफाई द लीडरशिप स्टाइल। बच्चों याद है लीडरशिप स्टाइल्स? लीडरशिप स्टाइल्स पे केस स्टडी बनता ही बनता है, ध्यान से पढ़ के चलना, ठीक है। अथॉरिटेटिव या अथॉरिटेरियन, डेमोक्रेटिक, फ्री रेन। ये बॉस सेंटर्ड होती है, सिर्फ बॉस की सुनो। यहाँ पे सब मिलजुल के करते हैं और यहाँ पे सिर्फ वर्कर्स काम करते हैं। बॉस जो है वो कुछ नहीं करता, वो सिर्फ रिसोर्सेज अरेंज करके दे देता है। ये बहुत टॉप की कंपनीज में होता है। सुपरवाइजर है नील प्योरीफायर लिमिटेड के साथ, जो वाटर प्योरीफायर बनाते हैं। टारगेट है कि 200 वाटर प्योरीफायर्स बनाए। हिज जॉब इज टू मेक श्योर दैट वर्क गोज ऑन स्मूथली एंड देयर इज नो इंटरप्शन। टू अचीव दिस उसने क्या करा? कौन सा स्टाइल चुना बच्चों? देखो, ही ऑलवेज गिव्स ऑर्डर्स एंड इंसिस्ट दैट दे आर ओबेड। वो बोलता है भैया बस जो मैं बोल रहा हूँ वो करो, मेरे ऑर्डर को फॉलो करो, नहीं करोगे तो पनिशमेंट मिलेगी, अच्छा करोगे तो रिवॉर्ड मिलेगा। सही है या नहीं है? तो ये तो बच्चों बॉस सेंटर्ड हो गया ना। तो इसको हम ऑटोक्रेटिक या ऑथोरिटेरियन या फिर बॉस सेंटर्ड या आई स्टाइल भी इसको हम बोलते हैं। इसको हम आई स्टाइल, इसको वी स्टाइल, इसको यू स्टाइल भी हम बोल देते हैं, ठीक है जी। परफेक्ट बच्चों, डन है सर, डन डना डन डन। अब यहां देखो, रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस फ्रॉम 10 to 13। बच्चों इस तरीके के सवाल बहुत कॉमन है CUET में। एक पैराग्राफ दे देंगे, उस पर बेस 3-4 सवाल पूछेगा। तो देखते हैं पैराग्राफ क्या है। लिखा हुआ है जैक्स लिमिटेड जो है वो एक कंपनी है जो जैकेट्स बनाती है, ठीक है। अच्छा बेसिक पे देती है, अलाउंसेस देती है, इंसेंटिव्स देती है वेजेस से ऊपर, ठीक है। लेकिन कंपनी के पास एक पॉलिसी है ऑफ हायरिंग वर्कर्स ऑन एडहॉक बेसिस ओनली, ठीक है। एडहॉक बेसिस का मतलब बहुत स्ट्रिक्ट बेसिस पे वर्कर्स को हायर करती है। अ वर्कर हु इज नॉट एबल टू अटेन द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस इज रिट्रेंच्ड। जो अच्छा परफॉर्म नहीं करता उसको निकाल दिया जाता है। एंड इन प्लेस ऑफ हिम अ न्यू एम्प्लॉय इज हायर्ड ऑन टेम्पररी बेसिस। देयर इज नो स्टेबिलिटी अबाउट फ्यूचर इनकम फॉर द वर्कर्स। वर्कर्स को इस ऑर्गेनाइजेशन में कोई स्टेबिलिटी नहीं दिखती कि उन्हें पता है कि कभी भी निकाला जा सकता है। द वर्कर्स ऑलवेज फील वरीड। वर्कर्स को काफी डर लगता रहता है और वो अच्छे से काम नहीं कर पाते। तो देखो जरा क्या सवाल है। कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है बच्चों सबसे पहले जिसकी बात हो रही है यहाँ पे? तो बच्चों देखो, ऑर्गेनाइजेशन में जब काम चल रहा है, जहां पे हम लोग बात कर रहे हैं कि वर्कर्स को निकाला जाता है, वर्कर्स को हायर किया जाता है ना। कंपनी अच्छा पेमेंट भी करती है, अलाउंसेस भी देती है, इंसेंटिव भी देती है, सैलरीज भी देती है। और कंपनी की जो पॉलिसी है हायरिंग की वो कुछ अलग है। वर्कर जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस नहीं करता उसको निकाल भी दिया जाता है और नया एम्प्लॉय हायर भी कर लिया जाता है।
है ना। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है जिसकी बात हो रही है? क्या ये प्लानिंग की बात हो रही है, क्या ये ऑर्गेनाइजिंग की बात हो रही है, क्या ये स्टाफिंग की बात हो रही है, क्या ये डायरेक्टिंग की बात हो रही है? तो यहाँ पे कौन से फंक्शन की बात हो रही है? अब देखो बच्चों, यहाँ पे मेनली दोनों ही फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं। स्टाफिंग भी हो रहा है भाई, नए एम्प्लॉय को भी लेके आते हैं टेम्परेरी बेसिस पे, एम्प्लॉय को निकालते भी हैं, तो कहीं ना कहीं डायरेक्टिंग भी हो रहा है। तो बट यहाँ पे क्योंकि काम शुरू हो चुका है, ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी चल रही है, और फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट तो एक ऑर्डर में चलेंगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, बट काम चालू हो चुका है, डायरेक्टिंग में ही काम स्टार्ट हो चुका होता है। तो वहाँ पे लीडरशिप, उसके साथ साथ मोटिवेशन, सुपरविजन, कम्युनिकेशन, और मोटिवेट करने के लिए ये सब दिया जाता है कि अलाउंसेस वगैरह दे रहे हैं, इंसेंटिव्स वगैरह दे रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग बोल देंगे, वैसे तो दोनों फंक्शंस हो रहे हैं, बट डायरेक्टिंग हम लोग यहाँ पे मार्क कर देंगे। ठीक है जी, ओके। नंबर 11, इंसेंटिव कौन से दिए गए हैं? पे एंड अलाउंस, बोनस, प्रॉफिट शेयरिंग या नन ऑफ द अबव? तो यहाँ पे हम बोलेंगे पे एंड अलाउंस की बात हो रही है सर, पे एंड अलाउंस की बात हो रही है। बेसिक पे की, डियरनेस अलाउंस की बात करी गई थी। कौन से इंसेंटिव है नॉट गिवन बाय द कंपनी? कौन से इंसेंटिव कंपनी ने नहीं दिए? जॉब एनरिचमेंट, करियर एडवांसमेंट, जॉब सिक्योरिटी या एम्प्लॉय एम्पावरमेंट? तो यहाँ पे बच्चों देखो, जो केस स्टडी में बताया गया था वो था कि जॉब सिक्योरिटी नहीं है, तो केस स्टडी के अनुसार जॉब सिक्योरिटी हम मार्क करेंगे। चलो सर, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द रीजन फॉर सच पॉलिसीज ऑफ जैक्स लिमिटेड? क्या इन्होंने ऐसी पॉलिसीज क्यों बनाई है, आपको क्या लगता है? क्योंकि दे बिलीव इफ जॉब्स आर नॉट मेड इंटरेस्टिंग द जॉब इटसेल्फ बिकम अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन। नहीं भाई, इन्होंने इतना नहीं सोचा। दे बिलीव एम्पावरमेंट कॉन्ट्रीब्यूट्स पॉजिटिवली। नहीं, इन्होंने एम्पावरमेंट के बारे में भी नहीं सोचा। दे बिलीव व्हेन वर्कर्स feel that they are not likely to lose their job, they may become complacent. Yes, यही थॉट प्रोसेस है बच्चों, तभी तो वर्कर्स को निकालते हैं ताकि उन्हें डराया जा सके। तो इनका थॉट प्रोसेस यही है कि वर्कर्स को अगर डराएंगे नहीं तो वो काम नहीं करेंगे। तो सी पार्ट इसका आंसर बनेगा। चलो भाई, अब फिर से हमारे पास 14 से 17 एक केस स्टडी आ रहा है। ठीक है, बहुत ध्यान से आपको इसको देखना है। मिस्टर सुनील दयाली इज अ सेफ्टी ऑफिसर इन अ रेप्यूटेड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ही सुपरवाइज द वर्कर्स, चलो बच्चों सुपरविजन कर रहा है, टुवर्ड्स प्री डिटरमिन्ड गोल्स एंड डायरेक्ट्स हाउ टू इरेडिकेट अनसेफ प्रैक्टिसेस ऑफ इनंडेशन, फायर ब्रेकआउट्स, इन्फ्लेमेबल गैसेस, मतलब बेसिकली आग ना लगे उसके बारे में चीजें बताता है। One such instance, there was huge fire breakout in the underground mines and workers' morale was down and demotivated because of risks. Workers डरे हुए थे। Mr. Diyali observed the whole situation and consulted with all his workers and constantly monitored, guided and inspired them to integrate their efforts and accept the situation as a challenge, take adequate safety measures और fire को एक तरीके से खत्म किया जाए। Thereby production turnover was outstanding and outperformed other subsidiaries. Mr. Dayali was recognized with bravery award from CIL. भाई बहुत अच्छा काम कर रहा है तो bravery award तो बनता है। अब सवाल क्या है? Mr. Dayali worked towards predetermined goals of the organization. Which important function of directing is addressed here? वो predetermined, पहले से जो सेट करे गए गोल्स हैं उनके टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जाता है। तो कौन सा फंक्शन है? क्या ये मीन्स ऑफ मोटिवेशन है? नहीं। क्या वो इनिशिएट करता है एक्शन? यहां बच्चों गैप आएगा, इनिशिएट एक्शन। क्या वो चेंज के अनुसार बदलता है, फैसिलिटेट चेंज? क्या वो स्टेबिलिटी लेके आता है? बच्चों स्टेबिलिटी की बात नहीं हुई, फैसिलिटेट चेंज की बात नहीं हुई, इनिशिएट एक्शन ही तो है। उसने डायरेक्ट करा और उसने बोला जो हमारे गोल्स हैं हमें उसके अनुसार काम करना है। तो डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन, डायरेक्टिंग कर रहा था ना बच्चों, है ना। चलो अगला क्या है? मिस्टर दयाली कंसल्टेड ऑल हिज वर्कर्स, लिसन टू देयर ओपिनियंस। बच्चों उनसे कंसल्ट करता है, उनकी ओपिनियन सुनता है, वर्कर्स को भी बोलने का मौका देता है। तो क्या है? डेमोक्रेटिक। क्या आंसर बनेगा 15 का हमारे पास? डेमोक्रेटिक। भाई सीधी सीधी सी बात है। ऑटोक्रेटिक में तो क्या होता है, वो बस अपनी अपनी करता है, वो कुछ सुनता नहीं है, कुछ बताता नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो वो तो कंसल्ट भी करता है, उनकी बात भी सुनता है। तो यहाँ तो डेमोक्रेटिक आंसर बन जाएगा। डेमोक्रेटिक इज द आंसर। ब्रेवरी अवार्ड जो है वो कौन सा नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है? स्टेटस है, जॉब सिक्योरिटी है, करियर एडवांसमेंट है या रिकॉग्निशन है? रिकॉग्निशन है बच्चों, कोई भी अवार्ड हो रिकॉग्निशन होता है। डी पार्ट इसका आंसर बनेगा। अंडर मैस्लोज हायरार्की थ्योरी विच नीड ऑफ मिस्टर दयाली हैज बीन मेट थ्रू रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन। जो बच्चों उसको रिस्पेक्ट रिकॉग्निशन मिलता है
तो कौन सी नीड है? एस्टीम नीड्स होती हैं बच्चों, रिस्पेक्ट मिलना, इज्जत मिलना, स्टेटस मिलना, ये एस्टीम नीड्स में आता है। तो इसका आंसर बनेगा सी, 17th का बन जाएगा बच्चों सी। इसके बाद आएगा रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। पहला, डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बिल्कुल सही है ये। दूसरा, डायरेक्टिंग इंटीग्रेट्स एम्प्लॉइज एफर्ट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन इन सच अ वे दैट एवरी इंडिविजुअल एफर्ट्स कंट्रीब्यूट टू ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। तो बात तो दोनों ठीक है बच्चों, है ना भाई? सीधी सी बात है, डायरेक्टिंग टॉप टू बॉटम चलता है और इंटीग्रेट भी करता है एम्प्लॉइज एफर्ट्स को ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स पूरे हो सके। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आंसर बन जाएगा 18th का हमारे पास सी। चलो 19th पे चलते हैं। ऑटोक्रेटिक लीडर लिसन टू एवरीवन्स ओपिनियन। ना 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 ना, ऑटोक्रेटिक कहाँ सुनता है? डेमोक्रेटिक में हैव टू टेक हिज ओन डिसीजन इन एन इमरजेंसी सिचुएशन। ये बोल रहा है कि जो डेमोक्रेटिक लीडर भी है ना, उसको भी इमरजेंसी सिचुएशन में अपने डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो बच्चों ये बात तो सही है भाई, डेमोक्रेसी में भी अगर इमरजेंसी है तो डेमोक्रेटिक अपने डिसीजंस तो लेगा, तो डेमोक्रेटिक लीडर अपने डिसीजंस लेगा इमरजेंसी सिचुएशन में, ये तो ठीक है। यहां लिखा हुआ है ऑटोक्रेटिक लीडर लिसन टू एवरीवन ओपिनियन, कंसिडर सबऑर्डिनेट आइडियाज एंड कंसर्न्स, बट डिसीजन विल बी देयर ओन। अब यहां पे बच्चों हम इससे एग्री नहीं करेंगे यार। ऑटोक्रेटिक लीडर जो है वो सुनता नहीं है यार, सबके ओपिनियन नहीं सुनता, सबऑर्डिनेट के आइडियाज कंसर्न्स नहीं सुनता यार, ये तो गलत है, ये तो गलत है। तो स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। बी पार्ट इसका आंसर बन जाएगा। ठीक हो गया जी। चलो 20 देखते हैं। 20 में क्या दिया हुआ है हमारे पास? 20 में दिया हुआ है बच्चों, आदित्य की एक फैक्ट्री है जो मोटर पार्ट्स बनाती है, स्पेयर पार्ट्स बनाती है। क्वार्टरली प्रोडक्शन उन्होंने 500 यूनिट्स का रखा हुआ है। फर्स्ट क्वार्टर में वर्कर ने टारगेट पूरा कर लिया, सेकंड क्वार्टर में प्रोडक्शन गिर गया। आदित्य ने अपना बेस्ट किया कि वो वर्कर्स को मोटिवेट कर पाए, ओवर टाइम अनाउंस किया एक्स्ट्रा आवर्स ऑफ वर्क के लिए और उनको प्रोवाइड करी सारी फैसिलिटीज, लेकिन वर्कर्स टारगेट अचीव नहीं कर पाए। He did not know which factor was demanding more managerial attention. From the following, identify which function of management will help Aditya in finding out the factors. बच्चों डेविएशन ढूंढना चाहता है, टारगेट पूरा क्यों नहीं हो पा रहा, तो यहाँ पे बच्चों कंट्रोलिंग लगाना पड़ेगा। तो कौन सा हमारे पास यहाँ पे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है जो हमको हेल्प करेगा, वो होगा कंट्रोलिंग। तो 20 का आंसर बन जाएगा डी, कंट्रोलिंग। इन द कंट्रोलिंग प्रोसेस वंस परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स आर सेट, अगला स्टेप कौन सा होता है? तो याद करो SMCAT, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। उसके बाद हम क्या करते हैं? मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो टेकिंग करेक्टिव एक्शन, मेजरमेंट आ जाएगा। 21 का बच्चों आ जाएगा हमारे पास बी। भाई पहले परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट किए जाएंगे, अगला मेजरमेंट होगा, फिर कंपैरिजन होगा। तो यहाँ पे मेजरमेंट ही सही आंसर बनेगा बी, 21 का बी। 22, द रूटीन प्रॉब्लम्स आर लेफ्ट टू द सबऑर्डिनेट्स। रूटीन प्रॉब्लम्स जो है वो सबऑर्डिनेट को छोड़ दी जाती हैं। डैश डज फैसिलिटेट्स डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड इंक्रीजेज मोरल ऑफ एम्प्लॉइज। बच्चों इसका मतलब जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं वही हम लोग मैनेजमेंट की नज़र तक लेके जाते हैं, बाकी रूटीन प्रॉब्लम्स तो हम लोग सबऑर्डिनेट्स पे छोड़ देते हैं। तो ये कौन सा है? क्या ये मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन है, क्या ये क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल है, या फिर ये बोथ ए एंड बी है? यहाँ पे आपको क्या लगता है? तो यहाँ पे बच्चों हम चाहे मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन करें, हम चाहे क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल करें। देखो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल बोलता है फोकसिंग ऑन की एरियाज, तो मेजर मैनेजरियल फोकस की एरियाज पे होगा, बाकी डेलीगेट किए जा सकते हैं। और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन में भी हम यही पढ़ते हैं कि हम लोग सब कुछ टॉप लेवल तक नहीं लेके जाएंगे, जो एक लिमिट तक के डेविएशंस है उनको इग्नोर कर देंगे, बाकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा उस पे मैनेजमेंट डील करेगा। तो बाकी रूटीन या जो नॉन इंपॉर्टेंट है वो तो सबऑर्डिनेट्स को डेलीगेट कर ही जा सकते हैं। तो दोनों ही केसेस में हमारे पास डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता है। तो बोथ ए एंड बी बच्चों इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलो भाई यहाँ क्या लिखा हुआ है? Read the following text and answer the questions. AS Limited is a large company engaged in assembly of ACs. AC बनाती है. Recently, the company has conducted time and motion study, okay, and concluded that on average a worker can assemble 10 ACs in a day. एक worker 10 AC बना पाएगा एक दिन में.
टारगेट वॉल्यूम जो है इन अ डे इज असेंबलिंग 1000 यूनिट्स ऑफ एसी। एक दिन में बनाने हैं बच्चों 1000 यूनिट्स, और एक तो 10 ही बना पाएगा, तो कितने लेबर की जरूरत पड़ेगी इनको? 100 लेबर की जरूरत पड़ेगी, एक 10 ही बना पाएगा, है ना। चलो, द कंपनी इज प्रोवाइडिंग अच्छे अच्छे अलाउंसेस ताकि लेबर टर्नओवर ना हो और एब्सेंटिज्म ना हो, सारे वर्कर्स खुश हैं। इवन द असेंबली ऑफ एसी पर डे इज 800 यूनिट्स ओनली, तब भी 800 यूनिट ही बना पा रहे हैं। टू फाइंड द रीजन, कंपनी ने कंपेयर करा एक्चुअल परफॉर्मेंस को और ऑब्जर्व करा सीसीटीवी से दैट कुछ वर्कर्स गॉसिप कर रहे थे। कंपनी ने क्लोज चेक करना शुरू करा ताकि डिसऑनेस्ट और अनएथिकल बिहेवियर्स को हटाया जा सके, राइट। चलो देखते हैं सवाल क्या पूछता है। एज पर टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी, हाउ मेनी वर्कर्स आर रिक्वायर्ड टू मीट द डेली टारगेट्स? भाई कितने वर्कर चाहिए? तो देखो, एक 10 बना रहा था, 1000 बनाने हैं तो 100 वर्कर चाहिए, आंसर बनेगा 100। ठीक है सर, ओके। आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड। फंक्शन तो बच्चों कंट्रोलिंग ही है, हमने कंपेयर करा प्लान्ड को एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ, तो कंट्रोलिंग चल रहा है यहाँ पे। इसके बाद डैश ऑब्जर्व थ्रू सीसीटीवी दैट सम ऑफ द वर्कर्स वर बिजी इन गॉसिपिंग। आइडेंटिफाई द स्टेप इन द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आइडेंटिफाइड। क्या हमने यहाँ एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करा, कंपेयर करा, एनालाइज करा डेविएशंस को, या फिर हमने करेक्टिव एक्शन ले लिए? अभी तो बच्चों हमने सिर्फ देखा है, यहाँ पे हमने क्या करा है? सिर्फ देखा है। तो इसका मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग यहाँ पे डेविएशंस को मेनली एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमने मेजर तो कर ही लिया था पहले, कंपैरिजन भी हम कर चुके हैं, अब तो एनालाइज कर रहे थे ना कि टारगेट पूरे क्यों नहीं हो पाए। तब पता चला कि भाई ये तो गॉसिप कर रहे थे, बाद में हमने एक्शन लिया, है ना। तो एनालाइजिंग डेविएशंस आ जाएगा। द कंपनी डिसाइडेड टू कीप अ क्लोज चेक। अब देखो, अब एक्शन लिया, अब क्या है यहाँ पे? अकम्प्लिशिंग गोल्स हो जाएगा इससे, ऑर्डर और डिसिप्लिन बनेगा इससे, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज होगा इससे, या जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स होगा इसके अंदर। तो बच्चों ये हम क्यों कर रहे हैं? कौन सा इंपॉर्टेंस है ये? बच्चों जब भी हम सीसीटीवी वगैरह लगाते हैं तो रूल्स के लिए बनाते हैं, डिसिप्लिन के लिए बनाते हैं। तो एंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, बी पार्ट, इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्या है? रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। कंट्रोलिंग ओनली कंप्लीट्स वन साइकिल ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस एंड इम्प्रूव्स प्लानिंग इन द नेक्स्ट साइकिल। बोल रहा है कंट्रोलिंग एक साइकिल को कंप्लीट करता है और फिर मदद करता है प्लानिंग को अगली साइकिल में। बात तो सही है, कंट्रोलिंग पे खत्म होता है फिर प्लानिंग से शुरू होता है। बिकॉज कंट्रोलिंग फंक्शन फाइंड आउट हाउ फार एक्चुअल परफॉर्मेंस डेविएट्स, बिल्कुल सही है। एनालाइजेस द कॉजेज, ये भी सही है। अटेम्प्ट टू टेक करेक्टिव एक्शन, ये भी सही है बच्चों। तो ये तो बिल्कुल सही है, तो हम बोलेंगे बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है जी। यहाँ पे देखो, एट द टाइम ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड्स, हमें जब स्टैंडर्ड सेट करने हैं तो मैनेजर शुड ट्राई टू सेट स्टैंडर्ड्स इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। बिल्कुल सही, हमने यही पढ़ा था कि क्वालिटेटिव भी हो सकते हैं, क्वांटिटेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन मैनेजर कोशिश करे क्वांटिटेटिव में सेट करने का। दूसरा लिखा हुआ है स्टैंडर्ड सेट इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट टू बी इनकर्ड, रेवेन्यू टू बी अर्न, प्रोडक्ट यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस, टाइम टू बी स्पेंड, इनको हम क्वालिटेटिव बोलते हैं। ये गलत है, ये तो क्वांटिटेटिव ही है ना बच्चों। तो स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 गलत है। ए पार्ट आ जाएगा 28 का ए। चलो भाई 29 पे चलते हैं। 29 में क्या दिया हुआ है बच्चों? देखो जरा, सम डेविएशंस इन परफॉर्मेंस कैन बी एक्सपेक्टेड। कुछ तो डेविएशंस रहेंगी, सही है, ट्रू है। सारी डेविएशंस खत्म नहीं कर सकते। इट इज इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन द एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ डेविएशंस, ये भी सही है। जो एक्सेप्टेबल है उतना तो आपको डिटरमाइन करना ही पड़ेगा कि इतना थोड़ा बहुत, क्योंकि इंसान है, गलती तो करेगा, आप कितना ही प्रयास कर लो। दोनों सही है बच्चों, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सी पार्ट। आखिरी सवाल, अब देखते हैं कितने बच्चे सही बताएंगे। प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज मीनिंगलेस, 100% सही। बिकॉज वंस अ प्लान बिकम ऑपरेशनल, कंट्रोलिंग इज नेसेसरी, 100% सही है बच्चों। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 30 का बन जाएगा ए। अब मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ कि किसके कितने कितने नंबर बने हैं, 30 में से कितने सही हुए हैं। और थोड़ी देर में मिलते हैं, अकाउंट्स का एनालिसिस का 1 2 3 4 के एमसीक्यूज करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग, कीप स्माइलिंग।